वेलकम टू द कोर्स ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 11th। हम आप सभी का स्वागत है 11th के फिजिक्स कोर्स में। इसमें हम पूरे 11th के इस पूरे कोर्स के अंदर 11th के पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। ओके। और ये जो कोर्स है मेनली उनके लिए बेनिफिशियल है जो क्लास 11th में अभी गए हैं, यानी जस्ट बोर्ड का एग्जाम जिन्होंने दिया हुआ है। अदरवाइज दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, एम्स और सिमिलर एग्जामिनेशन। ओके। जो हम बुक फॉलो करेंगे दैट इज एनसीईआरटी, सबसे स्टैंडर्ड किताब ये होती है, इसे हम फॉलो करेंगे। देन वी विल फॉलो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा। इट इज़ वेरी नाइस बुक। ओके। एंड अलॉन्ग विद दैट इसके साथ साथ जो है हम कवर करेंगे क्वेश्चन बैंक इन एग्जाम्स का। ठीक है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन बैंक हम कवर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजी, मतलब मेरा ऐसा स्ट्रेटजी है चूँकि मैं आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर। ठीक है, तो मेरा ये स्ट्रेटजी है, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप किसी कोर्स को की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस और क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करो आप। ठीक है, तो आप देखो जेई मेंस के सिलेबस में इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। मतलब कि फिजिक्स का क्या यूज है सोसाइटी के लिए, टेक्नोलॉजी का क्या यूज है सोसाइटी के लिए, ये जेनरिक टॉपिक है। ओके। इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी क्लास 11th। इसका जो पहला अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर, इसे आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है ऐसा यूनिट, तो एक्चुअली आपका फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसा यूनिट फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट, इसको हम पढ़ेंगे। डायमेंशंस और फिजिकल क्वांटिटीज, जेई एडवांस का सिलेबस है यूनिट एंड डायमेंशन, और नीट का सिलेबस है डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी। तो इन तीनों एग्जाम के, मतलब दोनों एग्जाम के, आई एम सॉरी, ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज है, तो इन दोनों एग्जाम के इस पार्ट को हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं या आप थ्योरी को पढ़ते हैं तो आप सिलेबस जरूर अपने सामने में रखें। इससे सुविधा ये होती है कि जब सिलेबस की आपको प्रॉपरली थॉरो स्टडी रहेगी, जानकारी रहेगी सिलेबस की आपको। ठीक है, तो इस केस में आपका जो अप्रोच होगा वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड अप्रोच होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कि सिलेबस के कंटेक्स्ट में स्टडी आप करें। ठीक है, चलिए देखिए, तो चूँकि हम कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और चूँकि कोर्स हमारा फिजिक्स है, ठीक है, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स होता है नेचर को स्टडी करना, मतलब नेचर जो है बहुत सारे लॉ पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो फिजिक्स इज सिंपली नेचुरल साइंस, यानी स्टडी ऑफ नेचर और लॉ ऑफ नेचर। तो फिजिक्स इट इज स्टडी ऑफ नेचर, ये नेचर का स्टडी है, एंड लॉज ऑफ नेचर, और जो नेचर का लॉ होता है इसका स्टडी है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चलिए, अब देखिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन दोनों में काफ़ी गहरा रिलेशन होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि मैथमेटिक्स एक तरह से ग्रामर है फिजिक्स के लिए, और मैथमेटिक्स लैंग्वेज है फिजिक्स का। ठीक है, यानी फिजिक्स का जो थ्योरी होता है उसको एक्सप्रेस हम करते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में। तो आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मतलब मैथमेटिक्स क्या है, फिजिक्स की भाषा है। ठीक है, फिजिक्स की आप लिपि बोल सकते हो इसे। ठीक है, बट आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना है ऐसा यूनिट। तो पहले हम यूनिट के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होता है? देखिए, यूनिट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। ठीक है, तो आप जानते हो कि फिजिक्स में जो क्वांटिटीज हम यूज करते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स की क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना पड़ेगा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम आलू आप दिल्ली में खरीदो, पंजाब में खरीदो, ठीक है, वर्ल्ड के किसी पार्ट में खरीदो, ठीक है, क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मास को मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड डेवलप किया हुआ है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं।
ऐसे ही 1 मीटर लेंथ जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में आप मेजर करोगे कितना होगा, 1 मीटर ही होगा। यानी इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड स्केल डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले केस में फिजिकल क्वांटिटी क्या था, आपका मास था 1 किलो आलू में, ठीक है। और सेकंड जो केस था जिसमें हमने मान लिया 1 मीटर लेंथ को, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आपका लेंथ है, ठीक है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो द internationally accepted standard to measure physical quantity is called unit of that physical quantity. Unit of that physical quantity. Good. Now क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, ठीक है, कि आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सो फिजिकल क्वांटिटी, देखिए एनी क्वांटिटी दैट इज यूज्ड इन फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक होता है फंडामेंटल जिसको हम बोलते हैं बेसिक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है डेराइव्ड। दूसरा क्या होता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप इंग्लिश में ABCD क्या होता है, अल्फ़ाबेट और बेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड को बनाने का अल्फ़ाबेट की ज़रूरत है, सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड की ज़रूरत है। तो ऐसे ही जो फिजिक्स का जो बेसिक है, फंडामेंटल है, ठीक है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दे आर इंडिपेंडेंट। जो बेसिक होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। बट जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव किया जाएगा, derived with the help of fundamental फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लेंथ के टर्म में मेजर कर सकते हैं, लंबाई के टर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई और लेंथ जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और समझ में। बट स्पीड निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम ये दोनों क्या है, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस और टाइम के ऊपर, दैट्स वाई स्पीड क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नाउ जब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि
ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं, ऐसे ही आपका फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट भी होगा, ठीक है। सो पहले तो यूनिट क्या होता है, यूनिट हम समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, एग्जाम्पल दिया था आलू का और 1 मीटर कपड़े का। तो आलू को मेजर, आलू क्या है, मास है, तो मास को मेजर करने के लिए क्या करते हो आप, यूज करते हो किलोग्राम, ठीक है। तो यानी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के द्वारा क्या करते हो, मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। इसे क्या बोलते हैं हम, यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट भी आपका दो तरह का होगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह का होता है, ठीक है। तो पहला होगा फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और ये इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा होगा डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है, और चूंकि ये डेराइव्ड है तो इसका मतलब डेराइव्ड फ्रॉम या डेराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, जैसे डिस्टेंस को मेजर आप करते हो तो डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या होता है आपका, मीटर होता है। तो मीटर किसी पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। बट यदि आपको स्पीड फाइंड आउट करना हो तो अभी आपने देखा था कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसका यूनिट है मीटर, और टाइम जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसका यूनिट है सेकंड। तो यानी इस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि स्पीड का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड है, और इसको डिराइव किया गया है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, तो इसको बोलेंगे हम डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। इसके अलावा और भी यूनिट होते हैं, ठीक है, बट आपको सारा यूनिट जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ठीक है, कि एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है जी। यानी फिजिकल क्वांटिटी का जनरल फॉर्म क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो पहली बात तो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी जब आपने क्या किया था, आलू को मेजर किया था, तो आलू कितना हो सकता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो हो सकता है, ठीक है। ऐसे कपड़े का लेंथ कितना हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर वगैरह वगैरह। तो यदि हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्स से डिनोट करते हैं तो एक्स जो है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, प्लस एक्स का क्या होता है, एक यूनिट होता है, ठीक है। तो एन इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज योर यूनिट, गुड। और ये जो एक्स है ये फिजिकल क्वांटिटी है, दिस एक्स इज फिजिकल क्वांटिटी। अब अभी भी आपने डिस्कस किया कि न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर, नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से दो रिलेशन आ गया, ठीक है। ये सारे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने रिलेशन डिराइव करेंगे और इसका न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे, ठीक है जी। तो x इक्वल टू एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक रिलेशन आ गया। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था ना कि ग्रेविटेशन, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो डिपेंड करता है m1 m2 पे, और वो डिपेंड करता है आर स्क्वायर पे। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला निकाला होगा एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और जब आपने प्रोपोर्शनल को रिमूव किया होगा तो आपने कांस्टेंट लिया होगा जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट लेंगे, ठीक है।
तो यानी कांस्टेंट को जब रिमूव करेंगे तो हम क्या लेंगे, प्रोपोर्शनल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा हुआ है, x इक्वल टू जो NU आया इक्वल टू C आया, तो यदि हम n को लिखें कांस्टेंट इनटू 1/यूनिट तो कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। तो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। गुड, ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। थर्ड आपको याद रखना है कि चूंकि x इक्वल टू NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन 1 यूनिट प्लस फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड यूनिट एंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम आगे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, देन आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सर, नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखिए वर्ल्ड में बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप है। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हो गांव घर में, हाथ जो होता है, ठीक है, हाथ से मेजर करते हो ना, 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, रस्सी वस्सी ले आते हैं, रस्सी से क्या करते हैं, मेजरमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या, ये सब नॉन कन्वेंशनल तरीका है। ठीक है, ओके, तरीका है चीज़ों को मेजर करने का। ठीक है, तो ऐसे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ने क्या किया, अपना अपना सिस्टम बनाया। ठीक है, मेजरमेंट करने का, बट आपको सारा सिस्टम नहीं जानना है, फ्रिक्वेंटली जो सिस्टम यूज होता है उस सिस्टम को जानना है। ठीक है, तो पहला सिस्टम है ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है सर, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। ये है यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम। सो फर्स्ट सिस्टम इज MKS सिस्टम। यहाँ फर्स्ट लेटर जो है वो लेंथ का यूनिट होगा। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। सेकेंड लेटर जो होगा वो मास का यूनिट होगा, तो इट इज किलोग्राम। और लास्ट यूनिट होगा टाइम का यूनिट, तो टाइम का होता है सेकेंड। तो MKS सिस्टम में, ठीक है, M फॉर मीटर दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ, K फॉर किलोग्राम दैट इज यूनिट ऑफ मास, और S फॉर सेकेंड दैट इज यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, सेकेंड जो सिस्टम आपका है दैट इज कॉल्ड CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो सेंटीमीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज यूनिट ऑफ मास, और सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम। और कभी कभी ओकेजनली हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, तो ओकेजनली हम यूज करते हैं FPS सिस्टम को। ठीक है, वैसे इतना रिलेवेंट ये है नहीं। तो थर्ड है आपका FPS सिस्टम। तो यहाँ फुट जो होता है वो लेंथ का यूनिट होता है, पाउंड जो है ये आपको मास का यूनिट होता है, जबकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रूल है जो आपको याद रखना है, कन्वर्जन रूल, कि MKS से CGS में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, MKS टू CGS, कन्वर्जन रूल। तो देखिए 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ऐसे ही 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड इक्वल टू होता है 1 सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट सिस्टम है ये है आपका MKS सिस्टम, सेकेंड है आपका CGS सिस्टम। ठीक है, FPS इतना रिलेवेंट नहीं होता है, तो यदि आपको याद करना है तो ठीक है, अच्छी बात है, बट आप
इतना रिलेवेंट इसका रिलेवेंस नहीं है इसका, ठीक है। सेकेंड है आपका एसआई सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, इवन आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो भी आपका एसआई यूनिट ही पढ़ना है आपको, ठीक है, एसआई यूनिट। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो नीट में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एसआई यूनिट के बारे में डिसीजन कौन लेता है, ठीक है। तो एक संस्था है जिसका नाम है सीजीपीएम, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म जानने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। और मोटामोटी समझ लीजिए इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। सो इन 1971 CGPM meeting new system of unit, decided, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो है, ठीक है, इज एब्रिविएटेड फ्रॉम यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वैसे फ्रेंच नाम भी होता है, बट फ्रेंच नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको चीज़ों को काफ़ी आसान तरीके से समझना है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, ओके। आपको स्कॉलर नहीं बनना, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जाम में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इवन ये भी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जो ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। तो जो ऐसा सिस्टम है इसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले फंडामेंटल यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। इस टेबल का जो पहला कॉलम है इसमें हमने रखा फिजिकल क्वांटिटी को। जो सेकंड कॉलम है यहाँ पे हमने लिखा नेम ऑफ यूनिट, और लास्ट कॉलम में हमने लिखा इसका सिंबल, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम। तो पहले तो आप इसको लिख दीजिए, लेंथ, मास, टाइम को। लेंथ, मास, टाइम। और एक कोड याद रखिए, फंडामेंटल तेल, ठीक है, फंडामेंटल तेल। तेल समझते हैं ना, तेल, तेल जो लगाते हैं ना, कौन सा तेल लगाते हैं, सरसों का तेल या मिट्टी का तेल? तेल नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जेल। फालतू में बाल खराब हो जाएगा, मीका सिंह मत बनो, ठीक है, या हनी सिंह, यो हनी सिंह, चलो। तो देखो भैया, फंडामेंटल तेल, तो फंडामेंटल तेल जो है, ठीक है, यही ऐसा सिस्टम है। तो टी फॉर क्या होता है, टी फॉर होता है टेम्परेचर, ठीक है, टी फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, तापमान, ठीक है। बताओ, बालू ज़्यादा गर्म है या बर्फ ज़्यादा गर्म है? बर्फ? अरे यार क्या बात करते हो यार, बालू ज़्यादा गर्म होगा ना। ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, तो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, करंट, ठीक है। चलो एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, ठीक है जी, तीव्रता। तो देखो, यदि आपसे पूछा जाए कि मोमबत्ती और क्या कहते हैं उसको, मोमबत्ती और दिया दोनों में ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसका ज़्यादा आएगा, ज़्यादा प्रकाश कौन देगा? तो ज़्यादा प्रकाश कौन देगा? ऑब्वियसली लाइट ज़्यादा प्रकाश देगा, मोमबत्ती कम प्रकाश देगा, दिया कम प्रकाश देगा, आई एम सॉरी, ठीक है जी। और थर्ड होता है, लास्ट होता है तेला, TLA। तो लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपको ये कोड याद होगा, हो गया होगा, फंडामेंटल टेलर। अब देखो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सिंबल होता है एम। यहाँ पे एक और टेबल बना लीजिए, ठीक है, डीएफ, डीएफ मतलब डायमेंशन फार्मूला लिख लीजिए इसको, ठीक है, इसको वैसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेंथ का फर्स्ट लेटर एल होता है, तो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा एल, ठीक है। देखिए मास का होता है किलोग्राम, और इसको हम लिखेंगे केजी, और इसका डायमेंशन फार्मूला होगा एम। डायमेंशन फार्मूला क्या आपको हम बाद में बताएंगे। टाइम होता है सेकंड, इसका सिंबल है एस, और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है टी। ऐसे ही टेम्परेचर होता है केल्विन। तो देखो केल्विन किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, और पर्सन के नाम से हमने यूनिट को लिखा हुआ है। तो ग्रामर का रूल क्या कहता है कि पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, बट ऐसा यूनिट का रूल कहता है कि इफ़ नेम ऑफ पर्सन, यदि पर्सन का नेम जो है उसको हम यूनिट के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेटर होगा ये स्मॉल होगा, मतलब एवरी लेटर स्मॉल होगा। अदरवाइज आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, सिर्फ एक लेटर लिखोगे तो कैपिटल होगा, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होगा के। डायमेंशन फॉर्मूला किसी किसी किताब में के भी लिखा रहता है, किसी किसी बुक में थीटा भी रहता है, तो दोनों राइट है। इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट का तो एम्पियर होता है, आप जानते हो, ठीक है, तो यहाँ भी एम्पियर भी नाम है, तो ए क्या होगा, स्मॉल होगा। अदरवाइज आप एक ही लेटर लिखोगे तो कैपिटल ए लिखोगे, तो इसको आप ए लिखोगे, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला में कहीं कहीं ए भी लिखते हैं, और कुछ होशियार किताब आई भी लिखता है, ठीक है, तो दोनों राइट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, सॉरी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, ठीक है, इसको हम कैंडेला लिखते हैं, और इसका सिंबल होता है सी डी, ठीक है, इसको आप सी डी लिखो, ठीक है, सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, तो इसको मोल लिखते हैं, इसको एमओएल से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला इसका एमओएल होता है, किसी किसी बुक में जो होशियार चंद राइटर होते हैं वो म्यू भी लिखते हैं, ठीक है, बट जो एच सी वर्मा सर है वो एमओएल ही लिखते हैं, ठीक है, तो आप एमओएल ही लिखिए। मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ एच सी वर्मा सर को, ठीक है, तो इसलिए मैं एमओएल ही लिखता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर दो यूनिट और है, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो देखिए एंगल दो तरह का होता है, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। तो जो प्लेन एंगल होता है वो 2D में होता है, ठीक है, और सॉलिड एंगल 3D में होता है, ठीक है। ये है फिजिकल क्वांटिटी। तो सॉलिड एंगल समझना जरूरी है, इसलिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब बाद में आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर है गॉस थ्योरम, क्लास 12 में, ठीक है, तो गॉस थ्योरम में सॉलिड लॉ का बहुत ज़्यादा, सॉलिड एंगल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो नेम ऑफ यूनिट, थर्ड है सिंबल, और फोर्थ है डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। इसके लिए हमने पिछले वाले स्लाइड में डीएफ वर्ड यूज किया है, तो डीएफ का मतलब समझिएगा डायमेंशन फॉर्मूला। तो एक होता है प्लेन एंगल, इसका यूनिट है रेडियन, सिंबल होता है RAD, और जो कि रेडियन जो उससे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तो नंबर जो है वो डायमेंशन लेस होता है, इसका डायमेंशन होगा M0L0T0। किसी नंबर का, किसी बेस का पावर 0 होगा तो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। ऐसे जो सॉलिड एंगल होता है ये 3D होता है सॉलिड एंगल, ये आपका 2D है और ये आपका 3D है। तो ये होता है स्ट्रेडियन, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम SR से, ठीक है, और ये भी डायमेंशनलेस होता है। अगर हम समझते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है सर। तो देखिए सर, मैम भी, सर एंड मैम बोथ, बिकॉज आई बिलीव इन जेंडर इक्वलिटी, है ना जी। जब देश की महिलाएं आगे आएगी तभी देश आगे बढ़ेगा ना, क्या जी।
बट वी इंडियंस हम लोग क्या करते हैं, महिला को पढ़ने नहीं देते हैं। कितनी शर्म की बातें बताओ। खैर अब सिचुएशन बदल रहा है, ठीक है। तो देखिए सर प्लेन एंगल क्या होता है। आपने क्या किया, कोई भी 2 पॉइंट ले लिया पेपर पे, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और दूसरा पॉइंट जो उसको रिवॉल्व कराया, ठीक है। तो जब रिवॉल्व कराओगे तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ एंगल ट्रेस करेगा। पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे चला गया, तो ये एंगल ट्रेस किया, ठीक है। इसको रेडियस मान लो और यहाँ पे क्या बना, आर्क। तो थीटा इक्वल टू L/R, इसको बोलते हैं कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होगा, 3D होगा, ठीक है। 3D इसको ओम से डिनोट करते हैं। तो तुम क्या करो, देखो एक ऐसा एक डंडा है, ठीक है, ये फिक्स डंडा है, और एक दूसरा डंडा है, ठीक है, ये रोटेटिंग डंडा है, ठीक है, 3D में घूम रहा है। तो इस डंडे को जब तुम ऐसे पूरा घुमाओगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ ले जाओगे ऐसे, तो क्या करेगा ये डंडा कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे ट्रेस करेगा, ठीक है। इस डंडे को 3D में घुमाओ तुम, ठीक है, ये डंडा कहाँ पे, प्लेन पे है, ठीक है, ओके। और इसको तुम घुमा रहे हो जेड एक्सिस पे, ठीक है, मतलब इसके ऊपर घुमा रहे हो। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा ये होगा ओम, और ओम बराबर इसका सरफेस एरिया इंटू आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया बाय आर स्क्वायर। अब देखो 3D है, तो 3D में क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। आई थिंक हमको पता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो 3D में स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr² बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू 4π होगा। तो जब ये डंडा यहाँ पे था तो कितना था, 0 था, और जब तुम पूरा घुमाया तो कितना 4π हुआ। तो यानी सॉलिड एंगल जो है वो 0 से 4π तक होगा। अब इसको रख लीजिए, मैं बाद में दोबारा आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ये जो सर्कमफेरेंस है ये कम्प्लीटली कितना हो सकता है, 2πr हो सकता है बाई आर। तो ये कितना हुआ, 2π। तो प्लेन एंगल का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2π तक होता है। अब इतना आप रट लीजिए, ठीक है। और सॉलिड एंगल का वैल्यू 0 से लेकर 4π तक होता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हमारे साइड में दिया है ऑब्जेक्टिव में। कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज NU, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को इन्होंने लिखा है x इक्वल टू NU, वेयर U इज द यूनिट यूज्ड एंड इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ छिप गया है, ठीक है। तो n क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट देन n और u के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो मैंने बताया था अभी आपको, x इक्वल टू NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो n इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट इंटू 1 बाई यूनिट। जब कॉन्स्टेंट को आप रिमूव करोगे तो n प्रोपोर्शनल टू 1 बाई u, यानी ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर कॉपरेशन। आप सभी के कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आप ग्रेजुअली कोर्स से बने रहिए। यदि कोर्स आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और औरों को भी आप बताइए हमारे चैनल के बारे में, ठीक है, कि सर थोड़ा ठीक ठाक कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का, है ना। चलिए तो अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे डायमेंशन फार्मूला, और हम ढेर सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जो IIT JEE एग्जाम में पूछा हुआ है और नीट एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए गुड नाइट।